चलिए आज की सबसे पहली सेक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज द 194J सेक्शन 194J। बोलो 194J। 194J जो है ये सेक्शन में टीडीएस कटता है 5 चीजों पे। अब आप बोलोगे 5 चीजें कौन सी? तो इस सेक्शन में टीडीएस कटता है अगर आप किसी को प्रोफेशनल फीस देते हो। कौन सा फीस देते हो? प्रोफेशनल फीस। या किसी को टेक्निकल फीस देते हो, या किसी को आप रॉयल्टी देते हो, या किसी को आप नॉन कंपीट फीस देते हो, या फिर किसी को आप डायरेक्टर फीस देते हो। क्या देते हो? डायरेक्टर फीस। ये 5 चीजों पे इस सेक्शन में टीडीएस कटता है। ध्यान दो, सबसे पहला, अगर किसी को प्रोफेशनल फीस देते हो, प्रोफेशनल फीस मतलब जो प्रोफेशनल्स को देते हो, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है करके, ठीक है, उनको अगर जब देते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल फीस। किसी को टेक्निकल फीस देते हो तो यहां पे टेक्नोलॉजी, जैसे आपको जो लेक्चर दिखाया जाता है ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे वगैरह, हम एक कंपनी से टेक्नोलॉजी लेते हैं, उनके लिए जो पे करते हैं वो टेक्निकल फीस है। रॉयल्टी का मतलब जैसे बुक्स का रॉयल्टी हुआ, कोई भी रॉयल्टी देते हैं। नॉन कंपीट फीस का मतलब होता है कंपटीशन ना करने के लिए पैसा मिलता है। जैसे आप में से कोई सीए बन गया और फिर बोला मैं तो डीटी पढ़ाऊंगा करके, ठीक है, मैंने बोला मत पढ़ाओ करके, ठीक है, मैं तुमको कुछ पैसा दे देता हूं, तो दैट इज कॉल्ड नॉन कंपीट फीस। और डायरेक्टर फीस क्या होता है कि जो कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय नहीं होते, पता है आपको। एक तो होते हैं एम्प्लॉय डायरेक्टर। एम्प्लॉय डायरेक्टर को कोई भी मिलेगा तो उस पर टीडीएस 192 सैलरी में कटेगा। लेकिन कुछ कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं ना जो पता है सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आते हैं, बोर्ड मीटिंग आते हैं, समोसा खाते हैं और कुछ पैसा भी लेके चले जाते हैं। तो वैसे वाले जो डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह आपने सुना होगा करके, ठीक है, तो उनको जो डायरेक्टर फीस मिलती है उस पे टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटेगा। चलो सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहली चीज, सर एक बात बताइए, इस सेक्शन को हमें याद कैसे रखें 194J? तो जे को याद रखो, जानी दुश्मन। जानी दुश्मन तुम्हारे लिए होते हैं प्रोफेसर करके, ठीक है, प्रोफेशनल। तो जब प्रोफेशनल, आप जब ऑफिस में जाओगे ना, आप अपने ऑफिस में जाओगे, जब आप सीए के ऑफिस में जाओगे ना, तो सीए आपका जानी दुश्मन होगा। आपका बॉस, आपका कोई भी फ्रेंड अपने बॉस से सेटिस्फाइड है क्या? नहीं है, तो वो जानी दुश्मन होता है, ठीक है। हाँ? जो बॉस होता है ना, बॉस, वो बॉस जो है वो बॉस को बोला जाता है जानी दुश्मन। तो जो प्रोफेसर को, जो प्रोफेशनल को फीस मिलती है उसको बोला जाता है प्रोफेशनल फीस। तो आप इसको ऐसे याद रखोगे, जे का मतलब जानी दुश्मन। जानी दुश्मन आर्टिकलशिप में तुम्हारा बॉस होने वाला है, और बॉस को क्या मिलने वाला है वहां पे? प्रोफेशनल फीस। क्या मिलने वाली है? प्रोफेशनल फीस। तो 194J को आप याद रखोगे जानी दुश्मन से। किससे याद रखोगे? जानी दुश्मन। अब एक बात समझना, सर इस सेक्शन में पेयर कौन होगा? इस सेक्शन में पेई कौन होगा? सर इस सेक्शन में रेट क्या है और इस सेक्शन में कंडीशंस क्या है? तो देखो बेटा, पहली चीज तो इस सेक्शन में पेयर होगा एनी पर्सन। बोलो एनी पर्सन। बट बेटा बीबी सर की वाइफ को छोड़ के, क्योंकि हाईजैकर, मेरी वाइफ क्या है? हाईजैकर। तो यहां पे जे आ गया ना, तो जे में मेरी वाइफ को टीडीएस नहीं काटना है। इसका मतलब इस सेक्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना है। बट इंडिविजुअल एचयूएफ का अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो मेरी वाइफ को टीडीएस काटना पड़ेगा। पेई कौन होगा? रेजिडेंट पर्सन। बोलो रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन है वो पेई होगा। अब इसमें टीडीएस की रेट क्या रहेगी? तो इसमें टीडीएस की रेट नॉर्मली 10% होती है। बोलो 10%। बट बेटा इसके 3 एक्सेप्शन है। इधर देखो सब लोग, इधर देखो, इधर देखो। नॉर्मल टीडीएस की रेट है वो 10% है, और ये 10% टीडीएस की रेट है। इसके 3 एक्सेप्शन है। कौन कौन से समझने की कोशिश करना। एक तो सबसे पहले, अगर आप कॉल सेंटर को पेमेंट करते हो, बोलो किसको पेमेंट करते हो? कॉल सेंटर, तो टीडीएस की रेट रहेगी 2%। कितना? 2%। आप ऐसे याद रखोगे कि कॉल सेंटर में अपन कॉल करने जाते हैं, 2 रुपए में हो जाता है, तो 2% करके, ठीक है। तो कॉल सेंटर को जो अपन अगर पेमेंट करेंगे तो उसमें टीडीएस की रेट है 2%। कितनी रेट है? 2% करके, ठीक है। उसके बाद में एक तो कॉल सेंटर को आपने पेमेंट किया तो टीडीएस की रेट 2% है। दूसरा, अगर आपने कोई टेक्निकल फीस के लिए पेमेंट किया, बोलो किसके लिए पेमेंट किया? टेक्निकल फीस, तो टीडीएस की रेट 2%। बोलो 2%।
और एक अगर आपने रॉयल्टी का पेमेंट किया, बट रॉयल्टी किससे रिलेटेड है पता है? कोई भी फिल्म के अगर सेल से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है या फिर एग्जीबिशन से रिलेटेड रॉयल्टी है तो 2%। तो तीन जगह जो है इस सेक्शन में टीडीएस की रेट 2% है, बाकी सब जगह जो है वो आपकी 10% है। तो मेरे को बताओ 10% है, कहां कहां पे 2%? तो कॉल सेंटर 2% है, उसके बाद टेक्निकल फीस दिया तो 2% है, और अगर रॉयल्टी मूवी के सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन से रिलेटेड रॉयल्टी है तो कितना है? 2%। बोलो कितना है? 2%। तो मैं ऐसा बोलूं, देखो अगर प्रोफेशनल फीस की बात करूं तो प्रोफेशनल फीस में टीडीएस की रेट क्या रहेगी? 10% रहेगी। टेक्निकल फीस में टीडीएस की रेट कितनी रहेगी? 2% रहेगी। देखो रॉयल्टी में दो तरह की रॉयल्टी, जो मूवी से रिलेटेड है उसमें 2% और अदर रॉयल्टी पे कितना? 10%। नॉन कंपीट फीस पे कितना? 10%। डायरेक्टर फीस पे कितना? 10%। तो बाकी सब जगह 10%। देखो 2% तीन जगह है, एक तो कॉल सेंटर को पेमेंट किया तो 2%, एक किसी को टेक्निकल फीस दिया तो 2%, और एक रॉयल्टी मूवी के सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन से रिलेटेड है तो 2%। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, इस सेक्शन में टीडीएस तभी काटना है जब आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हो ना, वो पेमेंट कर रहे हो पूरे साल का मिला के 30,000 पर एनम से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 30,000 पर एनम से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। मतलब 30,000 की लिमिट है कि किसी को 30,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, एक एंटिक चीज है। एंटिक चीज ये है इस सेक्शन में कि ये 30,000 का जो लिमिट है ना, ये प्रोफेशनल फीस के लिए 30,000 का लिमिट अलग है। मींस प्रोफेशनल फीस के लिए 30,000 अलग देखा जाएगा, टेक्निकल फीस के लिए 30,000 अलग देखा जाएगा, रॉयल्टी के लिए 30,000 अलग देखा जाएगा, नॉन कॉम्पिट फीस के लिए 30,000 अलग देखा जाएगा, और डायरेक्टर फीस के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब डायरेक्टर को तो 10 रुपया दिया ना तो भी 1 रुपया टीडीएस काटना है। डायरेक्टर फीस के लिए कोई लिमिट नहीं है करके, ठीक है? डायरेक्टर को तो आपने अगर 1 रुपया दिया तो भी उसका टीडीएस काटना पड़ेगा 10 पैसा। अगर 10 रुपया दिया तो 1 रुपया टीडीएस काटना है। डायरेक्टर फीस अगर कोई कंपनी देती है तो उस पर कोई लिमिट नहीं है, अगर 10 रुपया दिया 1 रुपया टीडीएस काटो, अगर आपने 5 रुपया दिया तो उस पर 50 पैसा टीडीएस काटो। मतलब टीडीएस काटना पड़ेगा। बट बाकी बेटा प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस, उसके लिए लिमिट 30,000 की है। और एक और चीज बता दूं, ये लिमिट है ना, ये अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। अलग अलग का मतलब क्या हुआ? इधर देखो, समझाता हूं, रुको। हाँ रुको समझाता हूं, ठीक है? अपने आप को एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं समझा रहा हूं। हाँ तो देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। इन लोगों का डीटी का लेक्चर नहीं, इनका होता है एंटरटेनमेंट का लेक्चर। ये इनको ये लगता है कि डीटी का लेक्चर थोड़ी है, ये तो एंटरटेनमेंट का लेक्चर है। चलो इधर देखो, एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। इधर देखना, इस कंपनी ने क्या किया पता है? एक मिस्टर केशवानी सर है करके, ठीक है? ये बोलते, जब भी मैं बोलता हूं ना केशवानी सर, 2-3 लोग बोलते हैं मार्केटिंग कर रहे हैं। भाई मार्केटिंग क्यों करूंगा मैं, एक जरूरत है मार्केटिंग करते हुए, ठीक है? चलो अब एक बात समझना, हमारे एक केशवानी सर है जो क्या पढ़ाते हैं? ऑडिट पढ़ाता है। अब एक बात समझना, अब एक केशवानी सर है जो ऑडिट पढ़ाते हैं। अब एक बात समझना, हुआ क्या पता है तुमको? बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस साल में केशवानी सर को 27,000 रुपए का प्रोफेशनल फीस दिया। कितने का दिया? 27,000 रुपए का प्रोफेशनल फीस दिया। उनकी जो बुक है उस बुक पे हमने रॉयल्टी भी दिया, और उनको हमने रॉयल्टी दिया, वो रॉयल्टी दिया 28,000 का। अब देखो ऐसे मिला के तो हम उनको 30,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं, बट क्या इसमें टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज नो, इसमें टीडीएस नहीं कटेगा।
मतलब किसी भी पर्सन को आप पे कर रहे हो ना, प्रोफेशनल फीस के लिए लिमिट अलग है, टेक्निकल फीस के लिए लिमिट अलग है, रॉयल्टी के लिए फीस अलग है, नॉन कंप्लीट फीस के लिए फीस अलग है, बट डायरेक्टर फीस के लिए कोई लिमिट ही नहीं है। डायरेक्टर को अगर 1 रुपया दिया तो भी उसका टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यहां पे लिमिट ये अलग अलग है। अब आपको समझा? अब एक चीज समझना, इधर देखिए सब लोग, अगर आपने कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ है, कौन है? इंडिविजुअल और एचयूएफ, और इंडिविजुअल एचयूएफ ने अगर पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी प्रोफेशनल फीस ली, किसके लिए ली पता? पर्सनल पर्पस के लिए। बोलो पर्सनल पर्पस के लिए, तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल फीस ली, अब आप बोलोगे पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल फीस कौन सी हो सकती है? जैसे पर्सनल पर्पस के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बात बताओ, ऐसे नॉर्मली तो पता है इंडिविजुअल एचयूएफ जो है उसका लास्ट ईयर का, मेरी वाइफ को टीडीएस नहीं काटना इसमें, बट मान लो अगर मेरी वाइफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। बट मेरी वाइफ ने अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस ली, अगर पर्सनल नेचर की है, तो टीडीएस नहीं काटना, भले लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, भले लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरी वाइफ बोलती है आप मेरी बहुत बेइज्जती करते हो, मेरे को मुंबई जाने के बाद बोलती है अपन डाइवोर्स ले लेते हैं। तो मैंने बोला वेलकम करके, ठीक है। तो मान लो मेरी वाइफ ने बोला कि हम एक काम करते हैं, तुम ऐसे ही मेरी बहुत बेइज्जती की मेरे पुणे में बैच में करके। मैंने उसको समझा ऐसा नहीं, मैं तुझे याद करता था, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं याद करता था, तो मैं मतलब मैं हर बार याद करता था। तो मेरी वाइफ जो है उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, देखो ठीक है। और हमने मान लो मैंने बोला डोंट वरी, जो डाइवोर्स का खर्चा होगा एडवोकेट को मैं दूंगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, डाइवोर्स का खर्चा है, डाइवोर्स हो रहा है, थोड़ा दुखी हो, बोलो ओ ठीक है। अरे ओ नहीं, ऐसा ओ ऐसा, हाँ ठीक है। डाइवोर्स का खर्चा हुआ और हमने एक एडवोकेट की सर्विस ली, और ये पर्सनल नेचर की सर्विस है। क्या है? पर्सनल पर्पस के लिए। तो मेरा इवन लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, बट मैंने पर्सनल पर्पस के लिए अगर मान लो किसी एडवोकेट की सर्विस ली डाइवोर्स केस में, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो इंडिविजुअल एचयूएफ ने देखो इस सेक्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। बट अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई प्रोफेशनल सर्विस ली है तो टीडीएस नहीं कटेगा। या फिर मान लो मैं बीमार पड़ गया, भगवान करे ना पड़ू करके, ठीक है। हाँ बोला डाइवोर्स हो वो चलेगा, बट बीमार नहीं पड़ना चाहिए बंदा करके, ठीक है। मान लो मैं बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ गया तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को जो मैंने प्रोफेशनल फीस पे की ये पर्सनल नेचर की है, उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। एक और चीज मैं बता दूं, जो भी क्लास में मैं एग्जाम्पल देता हूं ये सब काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है, इसका आपके और मेरे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी के जीवन से लेना देना है तो ये मात्र एक संयोग हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो अब एक और बात समझना, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है और उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा है, और उसने अगर किसी को प्रोफेशनल फीस पे किया तो टीडीएस काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। बट अगर पर्सनल नेचर का है तो नहीं काटना, पर्सनल नेचर का है तो नहीं काटना। अब अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ने किसी को टेक्निकल फीस पे किया, क्या पे किया, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सेक्शन में अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ने किसी को रॉयल्टी पे किया, बोलो क्या पे किया, रॉयल्टी, या नॉन कंप्लीट फीस पे किया, क्या पे किया, नॉन कंप्लीट फीस, तो टीडीएस नहीं काटना, भले लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। वापस बोल रहा हूं कि देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, और वो किसी को प्रोफेशनल फीस देते तो टीडीएस काटना है।
टेक्निकल फीस देते हैं तो टीडीएस काटना है, रॉयल्टी नॉन कंपीट फीस देते हैं तो इस पे टीडीएस नहीं काटना। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि ये सेक्शन इंडिविजुअल एचयूएफ पे लगेगी ही नहीं अगर उसने किसी को रॉयल्टी दिया या फीस फॉर टेक्निकल सॉरी नॉन कंपीट फीस दिया। रॉयल्टी या नॉन कंपीट फीस दिया तो ये सेक्शन लगेगी ही नहीं इंडिविजुअल एचयूएफ ने किसी को। मैंने मान लो आज मैं मेरी बात करता हूं, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, मैंने किसी को प्रोफेशनल फीस दिया, टीडीएस काटना है, टेक्निकल फीस दिया, टीडीएस काटना है, मैंने किसी को रॉयल्टी दिया तो टीडीएस नहीं काटना, नॉन कंपीट फीस दिया तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अब एक बात बताओ, ये जितने भी अपने स्पोर्ट्स पर्सन है, विराट कोहली को जानते हो, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको जो पैसा मिलता है उस पे टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा क्योंकि ये प्रोफेशनल्स माने जाते हैं। तो इनको जो भी पैसा मिलता है, स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट है या जो अंपायर है या कमेंटेटर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, टीम फिजिशियन है, एंकर है, इवेंट मैनेजर है करके, ठीक है, इनको सबको प्रोफेशनल माना जाता है और इनको जो भी पैसा मिलेगा टीडीएस इसी सेक्शन में कटेगा। बोलो, इसी सेक्शन में कटेगा। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी से सॉफ्टवेयर बनवाते हो, क्या बनवाते हो, सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए जो पैसा पे करोगे ना वो रॉयल्टी में आएगा और टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। अगर आप किसी से क्या बनवाते हो, सॉफ्टवेयर, क्या बनवाते हो, सॉफ्टवेयर। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है किन सॉफ्टवेयर, किन KIN सॉफ्टवेयर। इन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर बनाया और इन्होंने सॉफ्टवेयर बना के बेचा BB लिमिटेड को, और इन्होंने सॉफ्टवेयर बेचा। बोलो क्या बेचा, सॉफ्टवेयर। तो हम इसको जो पेमेंट करेंगे ना, इस पे टीडीएस 194J में काटेंगे। किस में काटेंगे, 194J। अब एक बात समझना, हम क्या करते हैं पता है, उस सॉफ्टवेयर को एज इट इज मार्केट में रीसेल करते हैं, एज इट इज मार्केट में रीसेल कर देते। क्या कर देते, रीसेल। और हमने मान लो इसको रीसेल कर दिया SS लिमिटेड को। तो यहां पे जब SS लिमिटेड हमसे सॉफ्टवेयर खरीद रही है तो इसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो होता क्या है, अगर मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया, उसके लिए आप अगर पेमेंट करोगे तो उसमें तो टीडीएस कटेगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर बिना किसी मॉडिफिकेशन के एज इट इज मार्केट में बिकते हैं उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जो विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब हमने उस सॉफ्टवेयर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, एज इट इज हमने क्या किया, आगे उसको रीसेल कर दिया, तो ये हमारा टीडीएस नहीं काटेंगे। और हम इसको बोलेंगे कि भाई हम पहले इसका टीडीएस काट चुके हैं, तो पहले हम इसका टीडीएस काट चुके हैं तो इस रीसेल में यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, यस और नो, समझा। नाउ लास्ट पार्ट, एक बात समझना, हुआ गया। अब तू वहां से बोल रहा है हाँ इतना दूर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से बोल रहा है, ठीक है, वॉशिंगटन DC है वो। ओ भाई साहब, चलो इधर देखो, हाय, अब अपना कुछ दिनों का साथ है फिर मैं आता रहूंगा तुमसे मिलने, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारी दशा देखने तो आता रहूंगा ना कि तुम कितने दुखी रहते हो ठीक है, सुबह से शाम पढ़ाई करते हो करके, ठीक है, नहीं दुर्दशा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। बट मैं तुमको प्लान बताऊंगा, इस महीने में तुमको पूरा DT रिवाइज करने का, ठीक है। जब तुम दिवाली छुट्टियों में जाओगे ना, पूरा DT रिवाइज करके 6 पेपर दूंगा सॉल्व करने का, DT रिवाइज 50 मार्क अंदर। चलो दिवाली की छुट्टियों में, क्या दिवाली में कुछ काम नहीं करोगे? चलो वेरी गुड। ये अपन जो भी डिस्कशन कर रहे हैं दिवाली की छुट्टियों में क्या करना है, कैसे करना है, पता है अपन छोटे थे ना तो दिवाली का होमवर्क मिलता था और उस बुक में पहले पेज पे वो दिया भी बनाते थे, ठीक है, और उस पे दिवाली का होमवर्क। मैं कुछ होमवर्क नहीं दूंगा, सिर्फ रिवीजन करने को दूंगा और कुछ पेपर दूंगा। चलो एक बात समझते हैं, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी। आज 6 लोग बाहर जाएंगे। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी। अब एक बात समझना, कोई बोल रहा है जो सिंगर सेरेमनी में परफॉर्म करते हैं, यस दैट इज ऑल्सो प्रोफेशनल फीस, ठीक है। जो सिंगर, जैसे मान लो आपके यहां पे कोई सिंगर आ गया करके, ठीक है, अरिजीत सिंह आ गया,
मिस्टर बीबी है, मैंने क्या किया, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं बीमार हो गया, और मैं बीमार होने, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं बीमार हो गया, बीमार होने के बाद मेरे को एक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, हॉस्पिटल का नाम है कोकिलाबेन धीरूभाई हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल है मुंबई में, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इज अ वेरी फेमस हॉस्पिटल इन द मुंबई। अब एक बात समझना, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, रिलायंस वाले चलाते हैं इस हॉस्पिटल को। अब इस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गया, मुझे कुछ बीमार हो गया, तो अब नहीं होगा बट एग्जाम्पल में तो लेना पड़ेगा ना। अब मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मैं ठीक हो गया, फिर मैं क्या हो गया, मैं ठीक हो गया, बट हॉस्पिटल का जो मैंने क्या करा है, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है। क्या करा रखा है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में होशियार हूं, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है स्टार हेल्थ से। किससे? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस मैंने ले रखा है। अब ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने क्या किया, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने बिल आया 25 लाख का। कितने का? 25 लाख का। 25 लाख का बिल आया। अब ये बिल मेरे को तो पे नहीं करना, क्योंकि मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब एक बात समझना, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ये कंपनियां क्या करती है पता है? अगर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने हॉस्पिटल को पे कर दिया तो ये प्रोफेशनल फीस है, और इस पे टीडीएस 194J में कटेगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल फीस दे रहे हो। अब आप बोलोगे इसमें सर्विस तो बीबी सर ने ली थी पर्सनल पर्पस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि अगर ये इंश्योरेंस कंपनी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल को जो अगर मान लो मेडिकल के लिए जो पैसा दे रही है, ये प्रोफेशनल फीस है, इसमें टीडीएस कटेगा 194J में। इसमें एक और क्लेरिफिकेशन ये दिया कि बहुत बार स्टार हेल्थ इंश्योरेंस क्या करती है, खुद क्लेम सेटल नहीं करती। ये लोग क्लेम सेटल करने के लिए टीपीए को अपॉइंट करते हैं। टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। क्या नाम होता है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये लोग क्या करते हैं, खुद ये स्टार हेल्थ सब नहीं देखती है, स्टार हेल्थ बोल देती है टीपीए को कि तुम पूरा देखो, क्लेम देखो, सही क्लेम है या नहीं, कहीं गलत तो दवाई नहीं डाली है, पूरा एकदम तुम सही देखो। तो ये टीपीए जो है, अगर ये हॉस्पिटल को पेमेंट करता है तो भी ये प्रोफेशनल फीस में आएगा, और बेटा इस पे 194J में टीडीएस कटेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डायरेक्टली अगर हॉस्पिटल को पेमेंट करती है तो भी ये प्रोफेशनल फीस है, 194J में टीडीएस कटेगा, या उन्होंने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया और टीपीए पेमेंट करता है तो भी उस पर टीडीएस कटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? एक बार फटाफट 194J में जो दे रखा है वो एक बार फटाफट पढ़ लो। हाँ, नहीं ना, स्टार हेल्थ का तो मैं प्रीमियम पे करूंगा ना, इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या काटना है टीडीएस? इंश्योरेंस कमीशन था डी में, इंश्योरेंस प्रीमियम पे थोड़ी टीडीएस कटता है। हाँ, एक पार्टी पहले होगी, एक पार्टी बाद में होगी। अपना लास्ट लेक्चर 6 तारीख को, 6 या 7 को। अब आप प्लीज मुंह बंद रखिए। चलिए वो पढ़ना है। अगर आप, मुझे पता है आपका लक्षण नहीं दिख रहे पढ़ने के, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखो फिर पढ़ लेना। एक बात बताओ, XYZ Limited makes the payment of 28,000 to Mr. Ganesh on 2nd August 2023। बोर्ड पे देख लो, आप बुक खोलने की जरूरत नहीं, बोर्ड पे देखो, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप बुक खोलोगे बंद करोगे तब तक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। XYZ Limited एक कंपनी है, मेक्स अ पेमेंट of 28,000 to Mr. Ganesh on 2nd August 2023
towards the fees for professional service and another payment of 25,000 to him on the same date towards the fees for technical service. आपसे पूछा है क्या टीडीएस काटना है या नहीं. गणेश को 28,000 का प्रोफेशनल फीस दिया है और 25,000 का टेक्निकल फीस दिया है. क्या टीडीएस काटना है या नहीं. ये वो केसवानी सर का एग्जांपल याद आया क्या उनको रॉयल्टी 27 दिया था और ये 28 दिया. टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस लिमिट ऑफ 30,000 इज एप्लीकेबल सेपरेटली फॉर द प्रोफेशनल सर्विस एंड सेपरेटली फॉर द टेक्निकल सर्विस. तो आप एक काम करिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, बोर्ड पे देख लो. हाँ बोलो डन. चलो इधर देखो, अब मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाने वाला हूं, ये एग्जाम में आएगी, तो इधर ध्यान देना. एक सेक्शन पढ़ाने वाला हूं, एग्जाम में आएगी, और ये सेक्शन क्या है समझना. सब लोग इधर ध्यान देना. एक सेक्शन है सेक्शन 194M. 194M ये सेक्शन बोलती है कि अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करते हो, प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करते हो, या फिर आप किसको कमीशन एंड ब्रोकरेज का पेमेंट करते हो, तो आपको टीडीएस इस सेक्शन में काटना पड़ेगा. सर आप क्या बता रहे हो. सर ये पहले ऑलरेडी तो पढ़ा चुके हो. 194M में आप बता रहे हो, सब लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए. 194M बोलती है आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो, प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करते हो, कमीशन एंड ब्रोकरेज पे करते हो, तो आपको इस सेक्शन में टीडीएस काटना है. अरे सर आप ऑलरेडी बता तो चुके हो. सर एक बात बताओ, 194C आपने कॉन्ट्रैक्ट में बताया था, 194J अभी आपने प्रोफेशनल फीस के लिए बताया, एंड 194H कमीशन एंड ब्रोकरेज के लिए बताया था. तो फिर आप वापस यहां क्यों बता रहे हो. एक बात बताओ, ये सेक्शन को एक तो याद कैसे रखोगे. 194M मतलब मिक्स हो गया. क्या बोलो, मिक्स ऑफ. देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, कमीशन, ब्रोकरेज का क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है. क्या हो रहा है, मिक्सिंग. गुड मॉर्निंग. क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है. क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है. क्या हो रहा है, मिक्सिंग. अब एक बात समझना, आपको अगर ध्यान रहेगा तो आपको पता है 194C, 194J और 194H में मेरी बीवी को टीडीएस नहीं काटना था. मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ जो है वो हाईजैकर में, इसमें टीडीएस नहीं काटना. तो HIJACR तो H में नहीं काटना था, J में नहीं काटना था, C में नहीं काटना था. तो मेरी वाइफ को टीडीएस नहीं काटना था. एक और चीज याद करो, 194C में मैंने यह बताया था कि अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस नहीं काटना. जैसे मैंने मेरा घर बनाया तो टीडीएस नहीं काटना, या मान लो मैंने बताया मेरी शादी का केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो टीडीएस नहीं काटना. 194J में भी मैंने बताया था कि इंडिविजुअल एचयूएफ का अगर पर्सनल नेचर का प्रोफेशनल फीस है मेरा डाइवोर्स केस में, तो उसमें टीडीएस नहीं काटना. तो देखो बहुत सारे लोग उधर तो बच जाते हैं. मतलब इन सेक्शन में एक तो मेरी बीवी को टीडीएस नहीं काटना है, दूसरा अगर मान लो पर्सनल नेचर का है तो 194C और J में टीडीएस नहीं काटना. लॉ मेकर्स ने बोला ऐसा कैसे, तुम्हारे लिए हम नई सेक्शन बनाएंगे 194M. अब आप ध्यान देना सब लोग इधर. हाँ, 194M में टीडीएस काटना है. सर यहां पे पेयर कौन होगा पता है, यहां पे पेयर होगा सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ. मतलब सिर्फ मेरी वाइफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ. और कौन सा इंडिविजुअल एचयूएफ पता है, जो कि आपके सेक्शन 194C, 194J या 194H में नॉट कवर्ड, वहां पे कवर्ड नहीं होता है. अगर वहां पे कवर्ड हो जाता है तो 194C में टीडीएस काट लो, 194J में टीडीएस काटो, H में टीडीएस काटो. वहां पे कवर नहीं होता, वो इंडिविजुअल एचयूएफ को यहां पे टीडीएस 194M में काटना पड़ेगा. लेकिन एक और चीज बता दूं, यहां पे पेई कौन होना चाहिए, तो मैं बता दूं पेई इज अ रेजिडेंट पर्सन. बोलो रेजिडेंट पर्सन. एंड सर यहां पे आपको बताऊं रेट क्या है, रेट रहेगी 5%. बोलो 5%.
लेकिन बेटा एक चीज समझना, यहां छोटे छोटे केसेस में टीडीएस नहीं काटना। यहां टीडीएस तभी काटना है जब मेरी वाइफ ने कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, कमीशन, ब्रोकरेज सबका मिला के किसी पर्सन को 50 लाख से ज्यादा का साल का पेमेंट किया, 50 लाख से मोर, मिस मोर देन 50 लाख है ना, तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। मतलब जो बड़े बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बड़े बड़े प्रोफेशनल फीस या जो कमीशन एंड ब्रोकरेज सब मिला के अगर किसी पर्सन को पूरे साल में अगर 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया या उसका अकाउंट क्रेडिट किया तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मिसेस बीबी मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ कुछ भी नहीं करती, दिन में कितने घंटे सोती है? 13 घंटे सोती है, कुछ भी काम नहीं करती। बट मेरी वाइफ ने बोला एक दिन कि यार अपना एक सपना है कि अपन लोनावाला में खुद का घर बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं लोनावाला में, ठीक है, फार्म हाउस, अच्छा फार्म हाउस बोलते हो, अच्छा फार्म हाउस, ठीक है, हाँ, विला, घर, फार्म हाउस, झोपड़ी, जो बोलना है बोल दो, ठीक है, बंगलो, हाँ। तो लोनावाला में मेरी वाइफ बोलती है कि लोनावाला में अपना घर बनाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उस दिन फ्री था, तो वाइफ ने बोला कि चलो अपन लोनावाला जाके और वहां एक प्लॉट खरीद के आते हैं। तो हमको वहां एक बंदा मिला जिसका नाम था राजेश। उसको बोला हमने कि राजेश भाई हमको प्लॉट चाहिए। तो राजेश भाई बोलते मैं ब्रोकर हूं, मैं दिला दूंगा प्लॉट। तो राजेश भाई एक ब्रोकर थे और उन्होंने क्या किया, यहां पे प्लॉट दिलाया और राजेश भाई को हमने, मेरी वाइफ ने यहां ब्रोकरेज पे किया, वो मान लो 2 लाख का था, 2 लाख का ब्रोकरेज पे किया। अब थोड़े दिन बाद उस पे कंस्ट्रक्शन करना है घर का। अब कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? तो राजेश भाई बोलते हैं कि मैं खुद जो हूं, मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर भी हूं, मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर भी हूं, मैं खुद ही कंस्ट्रक्शन करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया राजेश भाई को और राजेश भाई ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और कॉन्ट्रैक्ट का फॉर एन एग्जांपल इन्होंने, राजेश भाई ने 45 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट का ले लिया और उन्होंने घर का कंस्ट्रक्शन किया। अब हमको उसमें इंटीरियर डेकोरेटर की जरूरत थी कि इसका इंटीरियर वगैरह कौन फाइनल करेगा। राजेश भाई बोलता है मैं ही करूंगा, मैं प्रोफेशनल भी हूं, मैं आर्किटेक्ट भी हूं, मैं आपका इंटीरियर डेकोरेटर सब काम करूंगा। तो उसने इंटीरियर डेकोरेटर का काम और कर दिया और उसको प्रोफेशनल फीस और हमने मान लो 4 लाख दे दी। तो देखो इंडिविजुअल अगर नेचर ऑफ पेमेंट देखोगे तो मेरी वाइफ ने उसको 2 लाख इधर किया, 45 लाख इधर, 4 लाख इधर, ऐसे 50 लाख नहीं है, बट टोटल मिला के कितना हो गया? 51 लाख हो गया। तो क्या इसमें टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं? आंसर इज यस, यहां पे टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194M @ 5%। मतलब आप ये तीनों चीजों का मिला के किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट का, प्रोफेशनल फीस का, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये सबका मिला के अगर मान लो आपका 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट है तो उसमें आपको टीडीएस काटना पड़ेगा @ 5% की रेट से। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक काम करते हैं, आप लोग कुछ भी बुक से नहीं देखना, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको मार्क कर दीजिए LDR। LDR इसको मार्क क्या करेंगे? LDR। एक साल में 50 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे मान लो 40 लाख इस साल पे किया, 40 लाख अगले साल पे किया, 40 लाख अगले साल पे किया, तो टीडीएस मेरी वाइफ को नहीं काटना। सब लोग बोल रहे हैं सर गमछा के बारे में एग्जांपल लो ना, गमछा के बारे में। मतलब ये लोगों बेचारे को ये बोलते गमछा को लाके हमको बताओ ना कैसा दिखता है, ठीक है, अच्छा बंदा है, भाई है भाई मेरा। चलो आ जाओ इधर भैया, इधर देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 मार्क एज IMP, ठीक है। अगर आपने एक पर्सन को 40 किया, दूसरे पर्सन को 20 किया तो टीडीएस नहीं कटेगा। एक पर्सन को पूरे साल का 50 से ज्यादा किया तो टीडीएस कटेगा। चलो इधर देखो, सबसे पहले सब लोग ध्यान देना, ए भाई सब लोग इधर ध्यान देना। Examine whether the TDS provision would be attracted in the following cases। TDS कटेगा या नहीं, एंड इफ सो अगर कटता है
तो अंडर कौन सी सेक्शन, देखो विच सेक्शन, सेक्शन नंबर भी याद रखना पड़ता है। एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल इन ईच केस, अज्यूम दैट ऑल पेमेंट आर मेड टू द रेजिडेंट। ठीक है, चलो सबसे पहला एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर गणेश, एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन द रिटेल बिजनेस with the turnover of 2.5 करोड़ in the previous year 22-23। मतलब एक गणेश इंडिविजुअल है और उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 2.5 करोड़ है। इसका मतलब मैं एक बात बताऊं, लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो मैं बोलूं इसको हाईजैकर वाली जो सेक्शन है उसमें भी टीडीएस काटना है। भाई उसमें भी टीडीएस काटना है ना, जो हाईजैकर वाली सेक्शन है उसमें भी टीडीएस काटना है। इंडिविजुअल एचयूएफ को हाईजैकर सेक्शन में टीडीएस कब नहीं काटना, जब मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ 13 घंटे सोती है तो उसको हाईजैकर में टीडीएस नहीं काटना। बट अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो यहां पे हाईजैकर वाली सेक्शन में भी टीडीएस काटना पड़ेगा। चलो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ द रिपेयर ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस। अब एक बात बताओ, यहां कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है तो 194C में जाना चाहिए, लेकिन यह पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो 194C में टीडीएस नहीं कटेगा, एज वेल एज 194M में भी नहीं कटेगा क्योंकि अमाउंट 50 लाख से ज्यादा नहीं है। हाँ भाई, तो 194C में इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि ये आपका पर्सनल नेचर का है। एंड गाइस 194M में इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि आपने जो पेमेंट किया है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है। समझा कि नहीं समझा? समझा। दूसरा, गणेश है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 2.5 करोड़ है, हाईजैकर वाली सेक्शन में भी टीडीएस काटना है। इन्होंने पेमेंट ऑफ कमीशन टू द वैलिश फॉर द बिजनेस पर्पस। एक बात बताओ, बिजनेस पर्पस के लिए वैलिश को कमीशन पे किया और कमीशन पे किया तो 194H में जाएगा, और बेटा हाईजैकर वाली सेक्शन में भी टीडीएस काटना है तो यस 80,000 पे 194H में टीडीएस कट जाएगा, 194H में टीडीएस कटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मिस्टर राजेश हुज होलसेल ट्रेडर, लास्ट ईयर का टर्नओवर सिर्फ 95 लाख है। तो एक बात बताओ, हाईजैकर वाली सेक्शन में तो टीडीएस काटना ही नहीं है। हाँ, हाईजैकर वाली सेक्शन में तो टीडीएस काटना ही नहीं है। अब देखो, इसने कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस मेड ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च 2024। तो मैं बोलूं 194C में तो टीडीएस नहीं कटेगा। देखो 194M में कटेगा या नहीं कटेगा? तो M में देखो, जनवरी में 20 लाख का पेमेंट किया, फेब में 15 लाख का पेमेंट किया एंड मार्च में 20 लाख का पेमेंट किया। टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 55 लाख का पेमेंट हुआ। तो एक बात बताओ, यहां पे टीडीएस 194M में कट जाएगा एट द रेट 5%। समझा कि नहीं समझा? 194C में क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि एक तो लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो भैया 190, और दूसरी चीज ये रेसिडेंशियल हाउस है ना तो पर्सनल नेचर का है, तो 194C में तो दोनों रीजन से नहीं आ रहा, 194M में आएगा क्योंकि 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया है। चलो नेक्स्ट पार्ट, मिस्टर सतीश अ सैलरीड इंडिविजुअल। देखो सैलरी इंडिविजुअल है तो बिजनेस तो ऐसे भी नहीं है, तो बिजनेस ऐसे भी नहीं है तो इनको हाईजैकर वाली सेक्शन में तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब M में कटेगा या नहीं वो देखना है। तो देखो, इन्होंने ब्रोकरेज पे किया है फॉर बाइंग रेसिडेंशियल हाउस इन द मार्च, तो ब्रोकरेज पे किया है तो 194H में तो नहीं कटेगा, लेकिन 194M में कटेगा या नहीं? यस। तो इस पे आपका 194M में टीडीएस कट जाएगा एट द रेट 5%। एंड एक गाइस, एक बंदा है जिसका नाम है धीरज। धीरज पेंशनर है। पेंशनर का मतलब ये बिजनेस नहीं करता। अरे भाई, पेंशनर मतलब पेंशन मिलता है तो बिजनेस नहीं करता ना। तो लास्ट ईयर का टर्नओवर 0, भाई बिजनेस प्रोफेशन नहीं करता तो लास्ट ईयर का टर्नओवर 0। तो मैं बोलूं हाईजैकर वाली सेक्शन में तो इनको टीडीएस नहीं काटना। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया है और 48 लाख का, तो 194M में भी टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? चलिए एक काम करिए, अब इसका सॉल्यूशन जैसे लिख रखा है उसको आप रीड कर लीजिए और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछिएगा।
बिना टेबल के भी आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, आपकी मर्जी, योर इच्छा। If there was a 48 lakh, then there was no TDS. लिमिट कैसे याद रखे? मतलब अच्छा, लिमिट ऐसे याद नहीं है। कौन से सेक्शन का लिमिट याद नहीं? रेंट में 240 है, कंपल्सरी एक्विजिशन में 250 है, कॉन्ट्रैक्ट में 30 और 1 लाख है, कमीशन में 15 है, यहां पे 50 है। आप मेरे को पूछो, मेरे को सब याद है। जब मेरे को याद हो सकता है तो तुमको भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 में रिया पर्सनल पर्पज है। देखो पॉइंट नंबर 3 में, ए भाई पर्सनल पर्पज है तो भी 194M में कटेगा ना, 194M में टीडीएस कटेगा। देखो 194M में तो टीडीएस कटेगा ही ना, भले पर्सनल का, मेरी वाइफ ने यहां पे बंगलो बनाया लोनावाला में, पर्सनल नेचर का है, टीडीएस कटेगा। हाँ बोलो क्या? फोर्थ वाले में नहीं, बट रीजन में आप पर्सनल नेचर का हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताओ, 194M नहीं आएगा ना भाई, 194C भी तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पेंशनर है ना, बिजनेस है ही नहीं। तो हाईजेकर में तो टीडीएस नहीं काटना, ये तो बीबी सर की वाइफ जैसा है ना। ये धीरज के बाजू में बिजनेस है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 1 करोड़ से कम है तो ऐसे भी नहीं काटना, 194C में भी नहीं काटना और 194M में भी नहीं काटना, क्योंकि 50 से ज्यादा नहीं है। भाई रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, ये वाले बात कर रहे हो आप? पहला वाला केस, तो पहले वाले केस में 194C में इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि पर्सनल नेचर का है, और 194M में इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि 50 लाख से ज्यादा नहीं है। चलिए, धीरज मेरे वाइफ जैसा है, मतलब धीरज मेरी वाइफ नहीं है यार, मैंने बोला मतलब ये केस मेरे वाइफ जैसा, बोलते हैं ना मेरी वाइफ। इग्नोर फर्स्ट का बी पार्ट। एक बात बताओ, इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो हाईजेकर वाली सेक्शन में भी टीडीएस काटना है। इसने अगर कमीशन दिया वैलिश को, वो 80,000 है, मिस यहां पे अगर कमीशन आपका जो है वो 15,000 से ज्यादा है, तो 194H में टीडीएस काटना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन तो कल दिया था मैंने होमवर्क में, इन्होंने होमवर्क नहीं किया ना, उनको डाउट आ रहा है। चलो डन। अब एक बात समझो, सब लोग इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, एक कल मैंने सेक्शन पढ़ाई थी 194 आईए मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं। एक मैंने सेक्शन बताई थी 194 IB, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे कौन लेता है? मेरी वाइफ, वो 50,000 से ज्यादा का भाड़ा था। और एक 194M, M का मतलब क्या था? मिक्स ऑफ सेक्शन। बेटा ये तीनों सेक्शन ऐसी है ना जिसमें मेरी वाइफ को भी टीडीएस काटना है, ये तीनों सेक्शन में मेरी वाइफ को भी टीडीएस काटना है। मेरी वाइफ ने 194 IA में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की, एसडीवी या कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो उसको टीडीएस काटना है। 194 IB में भी मेरी वाइफ ने 50,000 से ज्यादा का घर भाड़े पे लिया, टीडीएस काटना है। 194M में मेरी वाइफ को टीडीएस काटना है। बट मेरी वाइफ इसमें कंप्लायंस कैसे करेगी? मैंने आपको कल बताया था टीडीएस काटने के लिए 10 नंबर लेना पड़ता है। हाँ भाई, बट ये 3 ऐसी सेक्शन है जिसमें 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है।
इसमें अगर आपके पास सिर्फ पेन नंबर है तो इन तीनों सेक्शन में आप टीडीएस काट सकते हो। क्या रखना होना चाहिए? पेन नंबर। 10 नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। और उसके लिए रिटर्न फाइलिंग के 3 स्पेसिफिक फॉर्म बनाए टीडीएस रिटर्न के। अब आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट 194 आईए के लिए एक फॉर्म होता है 26 क्यूबी करके, इसके लिए एक फॉर्म होता है 26 क्यूसी करके, इसके लिए एक फॉर्म होता है 26 क्यूडी करके। तो 3 स्पेसिफिक फॉर्म बनाए गए। एक को नाम बोला 194 आईए के लिए मेरी वाइफ एक फॉर्म फिल करेगी टीडीएस का 26 क्यूबी, 194 आईबी के लिए 26 क्यूसी और 194 एम के लिए 26 क्यूडी। और नॉर्मली क्या होता है पता है? जो टीडीएस जिस महीने में काटते हो उसको जमा गवर्नमेंट को कब तक कमा करना पड़ता है? अगले महीने की 7 तारीख। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। ये 3 केसेस में मेरी वाइफ को टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना है अगले महीने के 30 दिन में, अगले महीने के 30 डेज के अंदर अंदर। जैसे दिस मंथ में टीडीएस काटा तो इट हैज टू बी डिपोजिटेड विद इन द 30 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ, विद इन द 30 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ, विद इन द 30 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ, विद इन द 30 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। चलिए, यही मैंने बुक में दे रखा है। आप एक काम करो, 194M को एक बार रीड कर लो। आप 194M को एक बार रीड कर लो।